सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने तो वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। इस कथन को सत्य साबित करने वाले उस महान हस्ती को सलाम। मिसाइल मैन की प्रसिद्धि मिली जिसे, और नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है रविंद्र कुमार और आज मैं बात करने जा रहा हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के जीवन परिचय के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके परिचय के बारे में, आपका टाइम ख़राब ना करते हुए। सबसे पहले आपको बता देते हैं उनके नाम का रहस्य क्या है। उनके नाम का रहस्य है, ए से अबुल उनके परदादा जी का नाम था, पी से पाकिर उनके दादाजी थे, और जे से जैनुलब्दीन उनके पिताजी का नाम था, और अब्दुल कलाम उनका खुद का नाम था। उनकी माताजी आशियम्मा नाम था, जो एक बहुत ही चरित्रवान गृहिणी थी। उनके पिताजी पेशे से एक नाविक थे और गाँव के एक पड़ोस के मस्जिद में एक इमाम भी थे। पिताजी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा मजबूत नहीं थी, धर्म से मुस्लिम थे, लेकिन अब्दुल कलाम पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। कभी कभी क्या करते थे कि वो नाव से रामेश्वरम के तीर्थयात्रियों को मंदिर ले जाया करते थे। जितनी देर वहाँ के जो तीर्थयात्री थे मंदिर की परिक्रमा करते थे, पूजा करते थे, उतनी देर अब्दुल कलाम जी बैठ कर के नाव में फिजिक्स के सिद्धांत पढ़ा करते थे। तो सामने जाहिर है कि उनके कितना इंटरेस्ट था उनका पढ़ने में। वाक़या एक बार का है कि अब्दुल कलाम अपने दोस्त के साथ में, यानी अपने साथी के साथ में, जो गांव के मुख्य पुरोहित के बेटा था, उसके साथ में क्लास में सीट पर सबसे आगे बेंच पर बैठे हुए थे। और जैसे ही अध्यापक क्लास में अंदर आए, उन्होंने देखा कि ये मुस्लिम धर्म का लड़का गांव के मुख्य पुरोहित के बेटे के साथ में, वो भी सीट पर सबसे आगे बैठा हुआ है। उनको अच्छा नहीं लगा और एक थप्पड़ लगा और पीछे जाने के लिए बोल दिया कि जाकर क्लास में सबसे लास्ट बेंच पर जाकर के बैठकर पढ़ाई करो। अब्दुल कलाम जी ने चुपचाप अपना बैग उठाया और लास्ट में सबसे पीछे लास्ट सीट पर जाकर के बैठ गए। और वहीं पर उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया कि मैं पीछे बैठ कर के ही दुनिया बदलूँगा। और उन्होंने किया भी। कैसे किया हम आपको अभी बताते जा रहे हैं स्टोरी में। उनके पूरी स्टोरी में वीडियो पर बने रहिए। वाक़या एक बार का और बता दें। वाक़या इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उनके कई जितने भी वाक़या हैं हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, हमें सीख देते हैं। एक बार का वाक़या यह है कि उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, तो उन्होंने अखबार बेचने का काम शुरू किया। वो अखबार बेचने का ही काम उन्होंने क्यों चूज़ किया, इसके पीछे ही बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि वह अखबार बेचने का काम इसलिए कर रहे थे कि उससे उनको धनार्जन भी होता था और ज्ञानार्जन भी होता था, यानी कि अर्निंग भी करते थे उससे और ज्ञान भी मिलता था। वो कैसे? जितनी देर वो पेपर बांटते थे, बेचते थे, उतनी देर वो पेपर को पढ़ते भी रहते थे, यानी पढ़ते पढ़ते पेपर को बेचते थे, जिससे उनको नॉलेज भी मिल जाता था और पैसे भी मिल जाते थे। एक बार का और वाक्य आपको बता देते हैं कि एक बार वो गलती से गणित की क्लास में चले गए। अध्यापक पढ़ा रहे थे गणित, वह अंदर घुस गए। अध्यापक ने जैसे देखा एक थप्पड़ लगा दिया फिर से, और बोले कि जब तुमको ये नहीं पता कि तुम किस वक्त किस क्लास में जाना है तो तुम क्या करोगे आगे और क्या बढ़ोगे आगे। उन्होंने वहीं पर दृढ़ संकल्प लिया कि वह उनका जवाब जरूर देंगे। उनके एक अध्यापक थे गणित के, जो गांव से उनके कई किलोमीटर आगे थे, लेकिन उनका एक ऑफ़र था बच्चों को जो पढ़ने में इंटरेस्टेड रहते थे कि सुबह 4 बजे से 5 बजे तक की क्लास को वे फ्री में पढ़ाएंगे। जो बच्चा सही समय पर नहा धो करके उनके घर आएगा सुबह 4 बजे, वह उनको फ्री में पढ़ाएंगे। तो अब्दुल कलाम जी सुबह 3 बजे ही उठ जाते थे और नहा धो करके, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे ठंडी का हो, चाहे गर्मी का हो और चाहे बरसात का हो, वो सही समय पर वहाँ पहुँच जाते थे। और इतनी मेहनत की उन्होंने गणित के विषय में कि 100 में से 100 नंबर ला करके उस गणित अध्यापक जी को दिखा दिए। उन्होंने साबित कर दिया कि वह क्या कर सकते हैं। और एक बार का आपको वाक़या और बताते हैं कि क्लास में एक उनके अध्यापक जी थे, चिड़िया कैसे उड़ती है उसके बारे में उनको सिद्धांत बता रहे थे सभी बच्चों को, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा था। बता तो रहे थे चिड़िया उड़ती कैसे है, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। तो अध्यापक जी ने क्या किया, सभी बच्चों को लेकर के समुद्र के किनारे चले गए। वहाँ पर उन्होंने लाइव एग्जाम्पल जब दिखाया चिड़िया उड़ते हुए कि चिड़िया और पंखों के बीच, चिड़िया के पंखों और हवा के बीच में क्या सिद्धांत होता है कि जिससे वो उड़ती है। अब्दुल कलाम जी का घर समुद्र के किनारे था और उनकी ख्वाहिश थी आसमान में उड़ने की। उन्होंने वहीं पर संकल्प लिया कि उन्हें आसमान में उड़ना है। हाई स्कूल की पढ़ाई उन्होंने तमिलनाडु से ही पूरी कर ली और उसके बाद उन्होंने एरोनॉटिक्स की पढ़ाई करने के लिए MIT यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के लिए भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई। वो क्या दिक्कतें आई कि उनके पास पैसा नहीं था।
कुछ पैसा उनके माँ बाप ने इकट्ठा किया, कुछ पैसा उन्होंने अखबार बेच करके इकट्ठा किए थे, और सबसे बड़ी बात है कि उनकी एक बहन थी जिन्होंने उन्हें 1000 रुपये उस वक्त, उस समय में 1000 रुपये उन्हें दिए। वो कैसे दिए थे? अपने जेवर को गिरवी रख करके कि जाओ तुम पढ़ाई करो। अब्दुल कलाम जी गए, एडमिशन लिया, और वहाँ के प्रोफेसर ने, आपको सबको पता है जब एरोनॉटिक्स में एडमिशन लिया तो विमान के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो एरोनॉटिक्स में उन्हें एक विमान का डिज़ाइन करने के लिए दिया। वो डिज़ाइन बना करके ले गए, लेकिन प्रोफेसर साहब को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा अगर तुम एक अच्छा डिज़ाइन नहीं बना सकते हो तो तुम्हारी स्कॉलरशिप छीन जाएगी। जैसे ही स्कॉलरशिप छीन जाए, उन्होंने सुना तो उनके पाँव के तले की ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि किसी तरह से तो पैसे इकट्ठा कर करके एडमिशन लिया है। तो उन्होंने क्या किया, प्रोफेसर साहब से कहा, प्रोफेसर साहब जी हमको 1 महीने का टाइम दे दीजिए, मैं आपको एक अच्छे से अच्छा डिज़ाइन बना के दूंगा विमान का। प्रोफेसर साहब ने सीधे मना कर दिया, नहीं, तुमको सिर्फ 3 दिन का टाइम मिलेगा, ओनली 3 डेज़। 3 दिन में अगर तुम एक अच्छा डिज़ाइन बना सकते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अब्दुल कलाम जी ने हाँ कर दिया, और 3 दिन यानी 72 घंटे ना ही वो सोए थे और ना ही कुछ खाया था। 3 दिन लगातार मेहनत करने के बाद में उन्होंने एक विमान का डिज़ाइन किया, और लेकर के जब अध्यापक प्रोफेसर साहब के सामने पहुँचे तो प्रोफेसर साहब खुशी के आंसू से रो पड़े। उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अब उनकी जब पढ़ाई पूरी हुई, एरोनॉटिक्स की डिग्री जब पूरी हो गई, तब उन्होंने, अब्दुल कलाम जी जो थे, इंटरव्यू के लिए उनके पास दो ऑप्शन आई 2 जगह से, एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से और एक एयरफोर्स देहरादून से। तो उनका जो इंटरेस्ट था वो एयरफोर्स में था। तो दिल्ली होते हुए वे देहरादून जा रहे थे। देहरादून गए तो वहाँ पर 25 कैंडिडेट्स थे और सीटें थी वहाँ पर 8, यानी 25 इंटरव्यू देने के लिए छात्र आए हुए थे, और वहाँ पर सिलेक्शन होना था 8 सीटों पर, और उनकी रैंक आई 9 नंबर, यानी वो 1 रैंक से पीछे रह गए, सिलेक्शन नहीं हुआ। वह निराश होकर के वापस आने लगे। देहरादून से जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक ऋषिकेश पड़ता है, जो ही बहुत प्रसिद्ध स्थान है। वहाँ पर उनके गुरु स्वामी शिवानंद जी रहते थे। अपने गुरु जी के पास गए, उन्होंने सारी अपनी कहानी बताई। गुरु जी ने क्या किया, उनको भगवत गीता दे दी पढ़ने के लिए, और कहा कि इसमें ये लिखा है कि जैसा आप करोगे, अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, आपका दृढ़ संकल्प है, अगर उसके ऊपर आप खरा उतरना चाहते हैं, तो निरंतर आपको जो भी आपने निश्चय लिया है बढ़ते रहना होगा, उस पर कार्य करते रहना होगा। अगर आप बीच में विराम लेते हैं, असफल हो जाएंगे। लगातार आप मेहनत करते रहिए, अगर करते रहे तो ज़रूर सफल होगे। यह वहाँ पर बात उन्होंने जब सुनी, उन्होंने दिमाग में बात बैठा ली और वहाँ से वापस घर आ गए, और उनके पास अब ऑप्शन बचा था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। तो वहाँ पर उन्होंने जब गए वहाँ पर नौकरी के लिए, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई की टीम में उन्हें सेलेक्ट किया गया, और 1963 में उन्हें अमेरिका भेज दिया गया ट्रेनिंग के लिए, 6 महीने ट्रेनिंग के लिए नासा में। नासा क्या है, अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है। वहाँ पर उन्होंने 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। जब वो वहाँ पर गए तो नासा के जो प्रोफेसर थे, उन्होंने जब देखा तो बातचीत किया, तो उनके अनुभव हो गया कि ये लड़का कितना टैलेंटेड है। उन्होंने अब्दुल कलाम को ऑफ़र भी दिया कि तुम यहीं पर रह जाओ, तुमको यहाँ की नागरिकता दे देते हैं, और इंडिया से 5 गुना ज़्यादा हम आपको सैलरी देंगे यहाँ पर, और अमेरिका के लिए काम करिए। अब्दुल कलाम कन्फ्यूज़ हो गए। उन्होंने सोचा कि अब मैं पैसे की तरफ जाऊँ या फिर मैं अपने देश के लिए जाऊँ, मुल्क के लिए रहूँ। अपने ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने लिखा भी है कि उस वक्त वे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए थे डिसीज़न लेने के लिए, लेकिन फाइनली उन्होंने डिसीज़न लिया कि नहीं, पैसा मायने नहीं है, मुझे मेरा मुल्क मायने है, जहाँ से मैं इतना पढ़ करके, इतना सब कुछ कर करके तभी मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ अमेरिका। तो उन्होंने कहा कि मैं देश के लिए गद्दारी नहीं करूँगा, और वह वापस भारत चले आए। यहाँ पर उन्होंने 1963 में उन्होंने इसरो ज्वाइन किया। 1969 में उन्हें इसरो का डायरेक्टर बनाया गया। जब उन्हें इसरो का डायरेक्टर बनाया गया तो उन्होंने सोचा क्यों ना SLV-3 बनाऊं, लॉन्च करूं। सबसे पहले आपको बता दें SLV-3 है क्या। SLV-3 है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जिस तरह गोली और बंदूक, यानी गोली का काम अलग है और बंदूक का काम अलग है, यानी गोली बंदूक से किस तरह निकलती है, यानी गोली को बंदूक में रखने की जो जगह होती है, उसी तरह से सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। तो उन्होंने 1969 में जब उन्होंने
ज्वाइन किया था तो इसको बनाने का काम शुरू किया था। और PSLV भी उन्होंने बनाने का साथ ही में निश्चय लिया था। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि SLV3 और PSLV बनाऊंगा तो दोनों का एक ही समय पे काम शुरू कर दूंगा, जिससे समय और पैसा भी बचेगा। तो उन्होंने इंदिरा गांधी जी से फंड मांगा था। तो इंदिरा गांधी जी ने पब्लिकली फ़ंड देने से मना कर दिया था, प्राइवेट फंड थोड़ा सा दिया था, जिससे उन्होंने जो वो SLV3 था उसे बनाया। 1979 में उन्होंने SLV लॉन्च किया, लेकिन वह फेल हो गया। जैसे ही SLV3 फेल हुई, उन्हें बहुत ही बड़ा झटका लगा कि इतनी मेहनत करने के बाद में वह फेल हो गए। अब क्या हुआ, जब फेल हुए तो मीडिया आई। मीडिया बाहर खड़े इंतज़ार कर रही थी और उनके जो प्रोफेसर साहब से सतीश धवन जी, उन्होंने अब्दुल कलाम जी को बुलाया, बोला कि चलो बाहर मीडिया आई है, कुछ बातचीत करेंगे, वो आपसे आपको उनका जवाब देना है। अब APJ अब्दुल कलाम पहले से ही घबराए हुए थे। उन्होंने सोचा कि अब मीडिया को क्या जवाब दूंगा, लेकिन फिर भी सतीश धवन जी जो उनके प्रोफेसर थे, यानी जो चेयरमैन थे, उनको लेकर के गए। जैसे ही बाहर निकले, मीडिया ने तुरंत ही माइक लेकर के पूछा, अब्दुल कलाम, तुमने किस हक से देश का इतना पैसा ख़राब कर दिया? जब आपको सफल नहीं होना था, सफल नहीं कर सकते थे इसको, तो देश का पैसा क्यों ख़राब किया? जैसे ही जब अब्दुल कलाम जी ने माइक पकड़ा, जवाब देने के लिए कुछ बोलना चाहे, वैसे ही सतीश धवन जी ने उनके हाथ से माइक छीन लिया और ख़ुद उन्होंने बोला कि नहीं, दिस इज़ अ बेस्ट टीम, यह टीम बहुत ही अच्छी है, पहली बार किया है, कोई बात नहीं, फेल हुए, लेकिन यही टीम 1 साल बाद सक्सेस होगी। यह कहकर के वापस आ गए। अब अब्दुल कलाम जी देख करके दंग रह गए कि फेल्योर सतीश धवन जी ने सारा कुछ अपने ऊपर ले लिया। अब क्या हुआ, जैसे ही सतीश धवन जी ने स्टेटमेंट दिया, पूरी टीम के अंदर एक नई ऊर्जा पैदा हुई। उन्होंने सब ने मिल करके एक फिर से दोबारा सेटेलाइट यानी SLV3 को बनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिया। ठीक है, 1 साल बाद में 1980 में लॉन्च किया और वह सक्सेस हो गई। जब सक्सेस हुई, फिर से क्या हुआ कि मीडिया ने फिर से बाहर आ गई। अब क्या था सीन, सतीश धवन जी ने फिर से बुलाया अब्दुल कलाम जी को, कहा कि चलो बाहर मीडिया आई है, बात करना चाहती हैं। अब्दुल कलाम जी गए और माइक जो था सतीश धवन जी ने अब्दुल कलाम जी को पकड़ा दिया कि अब आप तुम सक्सेस हो गए हो, अब तुम जवाब दो। यहीं पर एक और सीखने की बात ये मिलती है कि लीडरशिप क्या होती है। सतीश धवन जी से सीखने वाली बात यह है कि जब उनकी टीम फेल हुई थी, उन्होंने सारा फेल्योर का रीज़न अपने ऊपर ले लिया था, और जब सक्सेस हुई उसका पूरा क्रेडिट उन्होंने टीम को दे दिया। यही लीडरशिप होती है कि सब लोग सक्सेस को हैंडल तो कर लेते हैं, लेकिन फेल्योर को हैंडल करना सतीश धवन जी ने सिखाया था। उस वक्त जब मीडिया को उन्होंने फेस किया, उसके बाद जब अंदर आए, तब तक इंदिरा गांधी जी का कॉल आ गया सतीश धवन जी के पास में। उन्होंने कहा कि मुझे अब्दुल कलाम जी से मिलना है। वो उनके अब्दुल कलाम जी के सक्सेस से प्रभावित थी। फिर सतीश धवन जी ने अब्दुल कलाम को बोला कि चलो, इंदिरा गांधी जी आपसे मिलना चाहती है। उन्होंने कहा, साहब हम कैसे चलेंगे सर, मेरे पास तो फटे चप्पल हैं, पुराने कपड़े हैं, उनके सामने मैं कैसे खड़ा होऊंगा। सतीश धवन जी ने साहस बढ़ाते हुए कहा, नहीं कलाम जी, जो तुमने सूट पहन रखा है सक्सेस का, वह किसी के पास नहीं है। आप इस लिबास पर मत जाइए कि आपके चप्पल फटे हैं या कपड़े पुराने हैं। जो आपकी सफलता का सूट पहना है वह किसी के पास में नहीं है। इस तरह उनको प्रोत्साहित करते हुए इंदिरा गांधी जी के पास ले गए। इंदिरा गांधी जी के पास जैसे ही ले गए, उन्होंने उनको शाबाशी दी, और साथ में अटल बिहारी वाजपेयी भी आए थे उस वक्त। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जैसे अब्दुल कलाम जी को बुलाया, अब्दुल कलाम जी ने उनसे मिलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हाथ नहीं मिलाया, सीधे उनको गले लगा लिया। उस वक्त जब गले लगाते हुए इंदिरा गांधी जी ने देखा, तो उन्होंने अटल बिहारी जी को कहा, देखिए यह एक मुस्लिम है, ध्यान रखना। अटल बिहारी जी ने कहा, नहीं, ये मुस्लिम तो बाद में है, सबसे पहले ये एक भारतीय नागरिक है और देश के सबसे महान वैज्ञानिक हैं। कह करके अब्दुल कलाम जी को उन्होंने वहाँ से जाने के लिए कह दिया। अब अब्दुल कलाम जी आए, उन्होंने आगे का कार्यभार सारा शुरू किया। अब क्या हुआ कि जब उन्होंने लॉन्च किया था, सक्सेस पा गए थे, उनको इनाम भी मिल रहा था। 1980 में उन्हें पद्म भूषण का अवार्ड मिला। 1981 में उन्हें DRDO का डायरेक्टर बना दिया गया। DRDO का डायरेक्टर तो उन्हें बना दिया गया, लेकिन वह मन से सेटिस्फाइड नहीं थे। इसलिए नहीं थे क्योंकि उन्हें भारत की सुरक्षा खतरे में नज़र आ रही थी।
क्योंकि पास के जो देश थे, पड़ोसी देश थे, उन लोगों के पास में बहुत ही ज़्यादा रक्षात्मक शक्तियाँ थी, बहुत ही ज़्यादा उनके पास में मिसाइल्स वगैरह थी जो भारत में नहीं थी। तो उन्होंने मतलब कई सारी मिसाइल्स बनाई। SLV-3 लॉन्च हो चुकी, सक्सेस हो गई थी। उसके बाद में 1993 में उनकी PSLV भी लॉन्च हुई, सक्सेस हो गई। और 1997 में उन्हें भारत रत्न का अवार्ड मिला। इस बीच में उन्होंने कई सारी मिसाइल्स बनाई, बहुत सारी परमाणु शक्ति भारत को प्रदान की, जिसके द्वारा भारत 6ठे नंबर पर पूरे विश्व में आ गया था। और जब उन्हें भारत रत्न का अवार्ड मिला तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का उनके पास फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि अब्दुल कलाम, मैं आपको भारत का राष्ट्रपति पद के लिए चयनित करना चाहता हूँ। उन्होंने उनका जवाब मांगा कि आपका क्या फ़ैसला है। तो उन्होंने 1 घंटे का समय मांगा। उन्होंने कहा कि हमको 1 घंटे का समय दीजिए, मैं आपको विचार करके बता पाऊँगा कि मैं हाँ या ना कर पाऊँगा कि नहीं। लेकिन 1 घंटे बाद में उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए हाँ कर दिया। 2002 में उन्होंने राष्ट्रपति पद को ज्वाइन किया और 2002 से 2007 तक भारत का पूरी बागडोर उन्होंने अपने हाथ में लेकर के भारत को चलाया। और अब्दुल कलाम जी के पास सबसे अहम बात ये थी कि जैसे ही जब अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद का मतलब पद ज्वाइन किया था तो मात्र 2 बैग में ही अंदर गए थे राष्ट्रपति भवन में, वो भी सिंपल तरीके से, ना कोई वाहन, ना कोई ट्रक, ना ही। आमतौर पर क्या होता है जब कोई राष्ट्रपति भवन में जाता है तो मल्टीपल ट्रक्स, मल्टीपल गाड़ियों के साथ में जाता है, लेकिन वो सीधे स्वभाव से, सीधे साधारण तरीके से 2 बैग के साथ में अंदर गए थे। वो 2 बैग में उनकी सिर्फ संपत्ति थी, उनकी एक रिस्टवॉच थी, एक वीणा थी जिनको बजाने में बहुत आनंद आता था, 6 जोड़ी कपड़े थे, 3 जोड़ी DRDO की ड्रेस थी और 3 जोड़ी उनके खुद के थे, 1 जोड़ी उनका जूता था और 2500 किताबें थी उनके पास में। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास 50 डॉक्टरेट की डिग्रियां थी। वो ऐसे थी कि जिस यूनिवर्सिटी में जाते थे उनके पास इतना नॉलेज था, वो इतने बड़े महान वैज्ञानिक थे, उनको डॉक्टरेट की डिग्री मिलती थी, दे देते थे वहाँ पर यूनिवर्सिटी से। 50 डॉक्टरेट की डिग्री उनके पास में थी। ये भी हासिल करना एक आम आदमी की बात नहीं है। तो ऐसे थे हमारे अब्दुल कलाम जी।